हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सेहत की टॉकशाला। खोल के उनसे बात करने में बिजी हो गई और भूल गई कि उनका सेशन चल रहा है और वो एक टेस्ट कर रही थी। पूछा कि अम्मा जी कभी आपको टीबी हुई है क्या? तो अम्मा जी बोली, अरे टीवी तो हम बहुत देखते हैं, दिन रात हम टीवी ही देखते रहते हैं। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो गांव में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, पाए जाते हैं इसके रोगी, खासतौर पे बच्चे। गांव की जनसंख्या बहुत पास करीब रहती है एक दूसरे के और एक ही घर में काफ़ी व्यक्ति रहते हैं, इसलिए उनमें एक से दूसरे व्यक्तियों को टीबी जल्दी स्प्रेड होती है। अस्थमाटिक पेशेंट्स में उनको अक्सर सांस फूलने की दिक्कत आती है। वो छोटा सा काम करते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको सांस फूलने की समस्या आने लगती है। प्रैक्टिस से लगातार, जो कि हम आपको बताएंगे कि कितनी बार करना है दिन में, धीरे धीरे दूसरी बॉल भी उठने लगती है और जब अब तीसरी बॉल उठा पाता है रोगी, यानी कि अब काफ़ी सुधार आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सेहत की टॉकशाला। और आज का हमारा टॉपिक है पल्मो डिसीजेस एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि श्वास और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पैनल से। सो लेट्स इंट्रोड्यूस और फर्स्ट गेस्ट मिसेस अंकिता चौकसे राय जी। मैम प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर अंकिता चौकसे राय हूँ। मैं MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन हूँ, मतलब श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं भूतपूर्व एम्स में चिकित्सक रही हूँ और अब मैं रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लंग केयर क्लिनिक में कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ। तो आइए मिलते हैं हमारे सेकंड गेस्ट से मिसेस अनुभा सिंघई जी। मैम प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अनुभा सिंघई है और मैं फिजिक्योर चेन ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। बेसिकली मैं कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, यानी कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो श्वास और हृदय रोगों से रिलेटेड फिजियोथेरेपी में है। तो पिछले 13-14 साल के अपने अनुभव में मैंने जाना है कि फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य रोगों में बहुत लाभदायक है और चेस्ट फिजियोथेरेपी थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सेहत की टॉकशाला का पहला प्रश्न अंकिता मैम से। मैम जैसे डिजिक्योर ई क्लिनिक मैम ग्रामीण क्षेत्रों में अपना काम करता है, तो मैम ग्रामीण क्षेत्रों में श्वास को लेके जो सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं वो सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेलीमेडिसिन के जरिए, क्या एक स्क्रीन के माध्यम के जरिए इसका इलाज हो सकता है? सिम्टम्स होते हैं जिनको, मतलब वेरियस लक्षण होते हैं श्वास रोगों के, जैसे कि श्वास भरना, खांसी आना। तो जब मरीज हमको बताता है तो हम ये जानते हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है और इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अनुभा मैम से। मैम चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है और किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है? ऋतिक, चेस्ट फिजियोथेरेपी का मतलब बेसिकली होता है कि छाती में कभी कभी कुछ मरीजों में बलगम जम जाता है किसी कंडीशन में, या फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, हाफने लगते हैं थोड़ा बहुत चल के, हल्का फुल्का काम करके। इन सभी मरीजों में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो कि एक पार्ट है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास का, उसमें उसका हम कहते हैं कि उपयोग बहुत होता है। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अंकिता मैम से। मैम आजकल चेस्ट पेन एंड लंग्स डिजीजेस बहुत हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है? हाँ ऋतिक, इसके दो कारण हैं। एक तो प्रदूषित हवा होना और दूसरा धूम्रपान की बढ़ना। तो प्रदूषित हवा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं, ये इंडस्ट्रीज न ही शहरों में बल्कि गांव में भी हैं। और दूसरा जो धूम्रपान की शिकायत है वो आजकल काफ़ी बढ़ रही है और धूम्रपान से न ही जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसको प्रॉब्लम होती है, अपितु जो उसके आसपास व्यक्तियां रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसी कारण से चेस्ट डिजीजेस और लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अनुभव मैम से। मैम COPD एंड अस्थमा के पेशेंट का फिजियोथेरेपी से कैसे इलाज हो सकता है? ऋतिक, COPD और अस्थमा दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही उपयोग माना जाता है। COPD यानी कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट को काफी समय से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन, पेशेंट ये फील करेगा कि उसको बहुत बलगम बन रहा है, जो बनता ही रहता है, और उसको पूरे समय खांसी कि लगता है कि वो पूरे टाइम उसको खांसी हो रही है या कुछ ना कुछ उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है कि छाती में कुछ ना कुछ भारीपन लग रहा है।
अस्थमाटिक पेशेंट्स में उनको अक्सर सांस फूलने की दिक्कत आती है। वो छोटा सा काम करते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको सांस फूलने की समस्या आने लगती है। फिजियोथेरेपी में रोल यहाँ से शुरू होता है कि एक अस्थमाटिक पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि कैसे वो अटैक के समय, अस्थमा के अटैक के समय रिलैक्स्ड पोजीशन में आए, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन ले जिससे उसकी सांस की मांसपेशियां आराम से काम कर सके, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग यानी कि उसका जो एक जिसकी वजह से वो थकान महसूस कर रहा है वो कम से कम हो सके, और बीच में जब अस्थमाटिक अटैक नहीं है तब हम उसको ट्रेन करते हैं कि कैसे उसकी सांस की मांसपेशियों में ताकत लाई जा सके। सीओपीडी में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे उसकी छाती को क्लियर करें, जो बलगम बन रहा है लगातार उसको कैसे निकालवाना है, उसको सिखाना है कि कैसे आप थपथपा के या फिर हल्की हल्की गहरी सांस की मदद से आप कैसे उसको थूकना सीखें, अंदर नहीं रखना, क्योंकि अंदर रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन चेस्ट फिजियोथेरेपी का यूज होता है सीओपीडी में भी और अस्थमा में भी। तो इंटरवल का समय आ चुका है। अब हम हमारे गेस्ट से कुछ फनी क्वेश्चन करेंगे, उनकी लाइफ से रिलेटेड एंड जो भी उनने फनी मोमेंट जिए हों। तो पहला क्वेश्चन है अंकिता मैम से। मैम, आपके एमबीबीएस के दौरान आपको कोई फनी मोमेंट याद है जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं? तो ऋतिक, आमतौर पे तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स रहे हैं, बट एक मोमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। क्लिनिकल्स के दौरान हमने एक बार पूछा कि अम्मा जी कभी आपको टीबी हुई है क्या? तो अम्मा जी बोली, अरे टीवी तो हम बहुत देखते हैं, दिन रात हम टीवी ही देखते रहते हैं। फिर हमने फिर से पूछा, अम्मा जी टीवी नहीं टीवी? बोलते हम नहीं जानना ये टीवी भी क्या होता है, हम तो टीवी में मग्न रहते हैं। तो ऐसा ही ये फनी इंसिडेंस था। तो अगला प्रश्न अनुभा मैम से। मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी पेशेंट का ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं एंड उस समय कुछ ऐसा मूवमेंट हो गया हो कि आप एकदम हंसने लगे हो? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही जाता है कभी कभी, यानी कि टेली कंसल्टेशन में खास तौर पे जब पेशेंट आपके थ्रू आपको स्क्रीन से बात कर रहा होता है, कभी कभी वो भूल जाता है। ऐसा हुआ था, मेरी एक पेशेंट जिनको मैं वॉकिंग टेस्ट करवा रही थी, मैंने उनको बोला कि आप मुझे चलकर दिखाइए 2 मिनट के लिए। तो वो वॉक करते करते दरवाजे तक गई और उसी टाइम एक्सीडेंटली कोई मिलने वाले उनसे आ गए और वो दरवाज़ा खोल के उनसे बात करने में बिजी हो गई और भूल गई कि उनका सेशन चल रहा है और वो एक टेस्ट कर रही थी कि जिनको उनको चल के दिखाना था। तो ऐसे कई इंसिडेंट हो जाते हैं छोटे छोटे, एंड दैट्स अ पार्ट। तो अगला प्रश्न अंकिता मैम से। मैम, सांस और फेफड़ों में योगा काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी कभी योगा करते हैं मैम? जब वक्त मिलता है तब कर लेते हैं, जब नहीं मिलता तो नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, मरीजों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप योगा अवश्य करें, स्पेशली जो एस्मा और सीओपीडी के मरीज़ रहते हैं। आईएलडी के मरीजों के लिए भी योगा बहुत बेनिफिशियल है और आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। अगला प्रश्न अनुभा मैम से। मैम, आप अपने पेशेंट को काफ़ी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं? एक्सरसाइजेस तो हमेशा ही बेनिफिशियल होती हैं और सभी एक्सरसाइज अपना एक उद्देश्य के साथ ही बनाई जाती हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगती है तो वो है वॉकिंग, यानी कि कम से कम 30 से 45 मिनट एक अच्छी नियमित गति से चलना, जिसमें आप गहरी सांस भी लें, एकदम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रहें। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वॉकिंग मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। अगर आप देखें तो इसमें हम अच्छी ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो रही है। जब हम टहलते हैं तो हमारी मांसपेशियां खून को वापस फेंकती हैं हार्ट तक, जिससे हार्ट अगेन वही खून फेंकता है, यानी कि हमारी हृदय की भी एक्सरसाइज हो रही है। और क्योंकि सारे जोड़ मूव हो रहे हैं तो जोड़ों की भी एक्सरसाइज है। तो ये कॉम्बिनेशन है सारी एक्सरसाइजेस का, इसलिए वॉकिंग मेरी फेवरेट एक्सरसाइज। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अंकिता मैम से। मैम, गांव के लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, बट फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैम, इसका कारण क्या है? तो ऋतिक, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही संक्रमण पैदा करती है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसी के द्वारा फैलती है। खांसने में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो थूक के कण निकलते हैं, उससे दूसरे व्यक्ति को होती है। तो क्योंकि गांव की जनसंख्या बहुत पास करीब रहती है एक दूसरे के, और एक ही घर में काफ़ी व्यक्ति रहते हैं, एक ही कमरे में काफ़ी व्यक्ति रहते हैं, इसलिए उनमें एक से दूसरे व्यक्तियों को टीबी जल्दी स्प्रेड होती है। दूसरा,
गांव के जो लोग होते हैं वो कभी कभी अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं, खान पान में कभी वो कमी कर देते हैं, जैसे कि सुबह से नाश्ता ना करना, काफ़ी समय तक भूखा रहना। इस कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या जो आप बोलो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और टीबी जल्दी पकड़ती है। तो यही कुछ चीज़ों के कारण गांव के लोगों को टीबी ज़्यादा होती है। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अनुभा मैम से। मैम, के निमोनिया में भी श्वास रोग फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो गांव में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, पाए जाते हैं इसके रोगी, खासतौर पे बच्चों में सर्दी खांसी होना और फिर वो निमोनिया बन जाना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। फिजियोथेरेपी का यहाँ पे उपयोग ऐसे आता है कि निमोनिया वाला जो बच्चा है उसको जब सांस लेते नहीं बनती तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम खांसो, लेकिन कैसे खांसेगा ये कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रेन करते हैं उनके घर वालों को, अगर बच्चे हैं तो, कि किस तरह से उसको बच्चों को थोड़ा सा थपथपा के, थोड़ी सी भाप दिला के, कैसे कैसे छोटी मोटी सिंपल कसरतें करवा कर बच्चे को खांसी करवाएं, बलगम को निकलवाएं, छाती को साफ रखें और फिर गहरी सांस लेने की कसरतें उनको हम सिखाते हैं, जो बहुत आसानी से घर पे कराई जा सकती हैं। तो निमोनिया में फिजियोथेरेपी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। कुछ हमारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करवाते हैं, जो हम सिखा सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे हर किसी को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए एक बार निमोनिया के लिए अपने फिजियोथेरापिस्ट से। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अंकिता मैम से। मैम, फसलों की कटाई के दौरान देखा जाता है कि लोगों में श्वास रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे अभी गेहूं की कटाई आने वाली है। तो मैम, आप किसान भाइयों और बहनों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ऋतिक, कटाई के दौरान हमारे गांव के भाइयों बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मुंह पे मास्क या एक कॉटन का कपड़ा बांध के रखें, ताकि जो डस्ट है वो उनके फेफड़ों में ना जाए। कई लोग इससे एलर्जिक होते हैं और इनको इसके बाद अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। साथ ही कुछ लोगों को जब वो गीली फसलें काटते हैं या जो फंगस इन्फेक्टेड फसलें काटते हैं तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस नाम की बीमारी होने का भी खतरा होता है। और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें मरीज का ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और इसको तेज बुखार, सर्दी, जुकाम होना और शरीर में कमजोरी आना, ऐसे लक्षण इसमें होते हैं, जो कि आमतौर पे लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें एक क्या दिक्कत हो गई है। तो इससे बचाव के लिए आप अपने मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क बांधें और जो फंगस इन्फेक्टेड फसलें हैं उनको आप बहुत ही सावधानी से छुएं और उनको आप अगर हो सके तो धूप में सुखा के जब फंगस उसका हट जाए तभी आप उनको काटें या उनको साफ करें। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न अनुभा मैम से। मैम, कई लोगों ने कोविड के शिकार हुए, लेकिन कई लोगों ने कोविड का सामना भी किया। तो क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी कोविड के पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है? और मैम, टेली हेल्थ के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों का इलाज कैसे होता है? ऋतिक, हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड ने कितनी परेशान किया सबको, और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला जो हमारी बॉडी का सिस्टम था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, यानी हमारी पूरी श्वास प्रणाली जो थी इससे अफेक्टेड हुई। तो इस कंडीशन में जो लोग उससे उभर चुके हैं, अब उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो ये है कि हम उनकी मांसपेशियों को सिखाएं कि कैसे वो अपनी वापस सांस की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर सकते हैं, वापस स्ट्रेंथ बढ़ाएं अपनी सांस लेने की मांसपेशियों में। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर यानी कि आप इससे कैसे अपनी सांस की मांसपेशियों में ताकत ला सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है। पेशेंट को इसको अपने मुंह में फंसाना है और हवा को अंदर खींचना है। नतीजन बॉल उठती है ऊपर। जब एक बॉल उठ रही है यानी कि आपकी सांस की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर है,
प्रैक्टिस से लगातार, जो कि हम आपको बताएंगे कि कितनी बार करना है दिन में, धीरे धीरे दूसरी बॉल भी उठने लगती है। और जब आप तीसरी बॉल उठा पाता है रोगी, यानी कि अब काफी सुधार आ चुका है। आपने इस चीज को नोट किया होगा कि जब कोविड के पेशेंट्स थे तो उनको अगर ऑक्सीजन ज्यादा भी दिया जाता था और वो अगर सांस नहीं खींच पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। अगर ताकत आती है सांस लेने की मांसपेशियों में तो वो उसका उपयोग कर पाएंगे, मतलब ऑक्सीजन खींचने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तक ये नहीं है तब तक भी आप बहुत आसान कसरतें सीख सकते हैं। और टेली हेल्थ के थ्रू, जैसे आपने कहा कि रोगी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो दूर रहते हैं, तो हम टेली हेल्थ सेशन भी लेते हैं, यानी कि हम आपको आपके सामने आपके सिंपल कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से कनेक्ट करके सिखाएंगे और आप हमारे सामने सामने कर सकते हैं उन एक्सरसाइजेस को। अगर कोई गलती होती है तो हम आपको बता सकते हैं, रोगियों को सिखा सकते हैं कि वो घर में करें और वापस हमें अगले दिन बताएं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर वो चल रहे हैं 2-3 मिनट तो क्या वो चल पा रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी आदत में आ जाता है और वो इनकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है। जी, तो आज के चैप्टर में हमने जाना कि श्वास रोग क्या होता है, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं और किन बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जैसा अंकिता मैम ने बताया कि श्वास रोग किन चीजों की वजह से होता है, किन चीजों का आपको ध्यान रहना चाहिए और कैसे उसका इलाज होता है। वहीं अनुभव मैम ने बताया कि फिजियोथेरेपी के जरिए श्वास रोग कैसे सही हो सकता है। उन्होंने चेस्ट फिजियोथेरेपी का एग्जाम्पल दिया, कई सारी एक्सरसाइज बताई और स्पैरोमीटर का भी एग्जाम्पल दिया। तो उम्मीद है ये चैप्टर हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमारे सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।